गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये सब छोटी मोटी बातें हैं। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी गुड मॉर्निंग। आकाश, सुरभित, मानसी और सभी को। चुनौतियां लाइफ में आती रहेंगी, सब छोटी मोटी बातें हैं। तो आप पता नहीं कितनी बार आपको अंधेरे में अभियान करना पड़ेगा। लाइट तो भूल जाइए आप, ठीक है ना। तो हम लोग कल हड़प्पा सभ्यता पे लगभग सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पे बात कर चुके थे। एक बस रह गया था हमारा जिस पे हमें बात करना था, महत्वपूर्ण में नगर नियोजन। बाकी तो कुछ कुछ चीज़ें और हैं भी, थोड़ा लिपि के बारे में, थोड़ा डिक्लाइन के बारे में, है ना। इन सब मुद्दों पे भी बात करेंगे आपसे, ठीक है। लिपि, डिक्लाइन इत्यादि इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे आपसे अभी। और चर्चा के क्रम में कल हम लोगों ने अर्थव्यवस्था पे बहुत विस्तार से और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हमने लिया था। ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक और मुख्य दोनों ही परीक्षा में हड़प्पा को बहुत ज़्यादा यूपीएससी हमेशा से महत्व दे रही है। ये ऐसा नहीं कोई नई बात है, मतलब कि अभी कुछ ये महत्व दिया हो। समाज के बारे में मुख्यतः मेंस को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के बताया मैंने आपको। लेकिन देखो, जैसे आजकल आप कभी देखोगे क्वेश्चन पेपर में कथन कारण वाले सवाल हैं, है ना। तो कोई स्टेटमेंट एक आ गया और कथन भी है, कारण भी है, तो जरूरी नहीं कि इंफॉर्मेशन ही हो, आइडिया भी हो सकते हैं वहां। आज का जो एग्जाम हो गया है, मतलब इतना जबरदस्त तरीके से एकीकृत हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है कि आप इंफॉर्मेशन और आइडिया को अलग करके एग्जाम पीटी में जाना तो बहुत आत्मघाती है। जैसे आप क्वेश्चन जब एनालाइज करोगे, अभी आगे हम पढ़ेंगे संगम काल। अब संगम कालीन सोसाइटी पे पिछली बार एक सवाल आ गया पीटी में, ठीक है। वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से स्थापित था, यानी बहुत सिंपल सी जानकारी है, किताबों में मिल जाती है वो। हम लोग क्लास में रेगुलर उसको यूज करते हैं, बात करते हैं, पढ़ाते हैं। तो अब उसको इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, वो पूछ दिया। और बनाने योग्य सवाल था वो, ठीक है। जो हम कहते हैं कुछ सवाल बनने योग्य हैं, कुछ डिफिकल्ट हैं, तो उस हिसाब से पकड़ है तो ठीक है, नहीं पकड़े तो कोई उससे डिसाइड नहीं होता है मेरी। तो सोसाइटी से सवाल आ सकते हैं। फिर इसके साथ साथ आपने देखा होगा कल हम लोगों ने सोसाइटी के बाद संस्कृति में धर्म पे बात की हमने, ठीक है। धर्म के बारे में एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया। हम जो बात कर रहे हैं बेसिकली देखो कि हिंदी के हिसाब से तो पंथ की बात कर रहे हैं, पूजा पाठ की पद्धति, बट लोकप्रिय शब्दों में उसे धर्म भी कहते हैं, किताबों में भी कहते हैं, बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं, किताबों में भी लिखा रहता है वो। तो धर्म में देवी पूजा, देवताओं की पूजा, प्रकृति पूजा, उसका भी एक सिनॉप्सिस बन जाएगा आपका। देवी पूजा, यस। प्रकृति पूजा, पशुओं की पूजा, अग्नि की पूजा, है ना, ठीक है। मतलब ऐसे करके आप देखोगे, आप वृक्ष की पूजा, जल की पूजा, ठीक है, ऐसे तमाम तरह की चीज़ें वहाँ हमें मिल रही हैं ना। तो प्रकृति पूजा, अंधविश्वास जैसी चीज़ें हाँ हो सकती हैं। पुनर्जन्म जैसी बातें, हाँ अंतिम संस्कार से रिफ्लेक्शन मिलता है हमें, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें बाद के कालों में भी हम देखेंगे, वैदिक काल या उसके बाद और आज भी हमारे जीवन में प्रवाहित। अग्नि का महत्व तो बना ही हुआ, तुम कह सकते हैं हाँ हजारों साल से बना हुआ भारतीय समाज में। अंतिम संस्कार के सब तौर तरीके प्रचलित हैं ही, तो उसको हमने फिर कनेक्ट कर लिया। अब जब हम कल संस्कृति की आपसे हम बात कर रहे थे, तो हमने संस्कृति को लेकर के जो आपको पहले दिन बताया था कि देखो इसमें हम धर्म की चर्चा तो कर ही रहे हैं, इसमें हम साहित्य की भी इसमें चर्चा होती है, ठीक है। और विस्तार से हम कला की, विज्ञान प्रौद्योगिकी की भी बात करते हैं, जो टेक्नोलॉजी वगैरह है, और बहुत विस्तार से कला की बात होती है। कला के कई अलग अलग डायमेंशन है, जैसे स्थापत्य एक डायमेंशन हो गया, या वास्तुकला, चित्रकला एक डायमेंशन हो गया, है ना, मूर्ति कला। ये तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं जो पढ़ना ही पढ़ना होता है हमें। जरूरी नहीं कि सारी चीजें हमें किसी काल में मिले, किसी काल में कुछ इंफॉर्मेशन है, किसी में कुछ इंफॉर्मेशन, जो है वैसे ही पढ़ते हैं हम, बट पढ़ना क्या होता है ना। और अन्य कर दिया हमने इसमें, तो जैसे शिल्प की बात हमने इकोनॉमी में भी कर ली। जो शिल्प है यही प्रौद्योगिकी भी है, सब
सिस्टम बैठ जाएगा आपके दिमाग में। अभी धीरे धीरे आपको मतलब पहले टॉपिक को कंप्लीट पढ़ लीजिए, इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए, फिर शिफ्ट करते रहना होता है जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह, बस वो पता होना चाहिए कैसे यूज करना है इसको। ठीक है, तो शिल्प भी अपने आप में कला है। कला क्या होता है? एक तरह से क्रिएशन होता है, क्रिएटिविटी होती है। कला क्या होता है? सृजनात्मकता, सृजन करना। ठीक है, कला जब भी वर्ड है इसका मतलब क्रिएशन, सृजन। ठीक है, अब दो तरह से उसको देखते हैं हम, है ना, मतलब जब हम कला की बात करते हैं हम। ठीक है, एक हम देखते हैं सौंदर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी चीज हम बनाते हैं एस्थेटिक सेंस जिसे हम कहते हैं, और एक उपयोगिता, या कोई भी चीज है तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मान लीजिए कोई एक कपड़ा ही पहन रहे हैं हम, सपोज दैट ये पहन रखा हमने, वियर कर रखा है, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये कला, जैसे दो चीजें हैं, सौंदर्य का सेंस जो बना रहा है उसके लिए वो भी कि भाई अच्छा दिखे वो, और इसकी उपयोगिता भी है। ठीक है, तो दो तरह से देखते हैं हम। ठीक है, जब भी बात करते हैं कला यानी सृजन, पूरी तरह से ना आत्मसात करने में थोड़ा टाइम, जब उसमें आप थॉट देना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, जैसे हम ना एक दो कदम चल के पहले रख देते हैं कि देखो ये होता है, हम बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे उसके डायमेंशंस ओपन करते जाएंगे हम। जैसे सिखाना भी एक स्किल है, कला है। जानना अलग बात है कि मैं क्या जानता हूं नहीं जानता हूं, ठीक है, बट आप तक मैं कैसे ट्रांसफर करूं, कितना करूं, कब करूं। ठीक है, पीछे हमने किया मॉडर्न इंडिया में, जबकि जितनी भी हिस्ट्री के सेक्शन पढ़ेंगे उसमें सबसे जटिल सेक्शन वही है। मतलब इतने सारे उसमें अलग अलग थॉट वगैरह हो जाते हैं कि कैसे उसको बैलेंस किया जाए, रिस्की तो हो जाता है, मजा आता है बट रिस्की टॉपिक होता है। एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया स्ट्रेट लाइन पे है, ये पढ़ना है, ये जानना है। इंटरेस्ट पैदा नहीं होता क्योंकि हम उसे कालाक्षर ही समझते रहते हैं। हम थोड़ा कालाक्षर से बियॉन्ड निकलेंगे, हम देखो जीवन समझे, वो जीवन चीजें आगे कैसे चली, क्या हुआ, थोड़ा सा उसको मतलब समझने की कोशिश करते हैं तो इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, बस तो जैसे कला वर्ड जब भी आए तो सृजन, क्रिएशन, सौंदर्य, उपयोगिता, यही दोनों सेंस होते हैं। और भी इसके टाइप होते हैं हम, और टाइप अलग अलग टाइप पे भी आपसे बात हो जाएगी। ठीक है, क्या होता है ना। अब शिल्प हो गया, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, ये सब कला के पार्ट हो जाते हैं। ठीक, अब पहले दिन भी समझाया हमने, आज भी रख दिया। अब हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, हम हड़प्पा में देखें तो धर्म की तो बात कर लेंगे हम, साहित्य जैसी कोई चीज तो है नहीं। हाँ, लिपि के साक्ष्य मिलते हैं तो लिपि की बात कर लेंगे हम आपसे, हड़प्पा की बात करें तो हम। ठीक है, अब आप देखोगे जो शिक्षा को लेकर के था कि भाई गणित का ज्ञान या सिविल इंजीनियरिंग या रसायन, इन सब की एक समझ हमें मिल रही है, वो हमने शिक्षा के रूप में थोड़ा बता दिया आपको जो जानकारी है। इसकी भी चर्चा हो गई आपसे। यहाँ हम आपसे लिपि की बात कर लेंगे, अभी यहाँ हम आपसे मूर्तिकला की बात कर चुके हैं। मनोरंजन में ही आप देखोगे, आप हमने संगीत नृत्य वगैरह भी मनोरंजन के साधन हुआ करते थे, लिखवा दिया, वैसे उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना आपको इसमें। डांस और म्यूजिक में आपको सबसे आखिरी क्लास में हमें जानना है 8 क्लासिकल डांस के बारे में और 2 क्लासिकल म्यूजिक के बारे में। क्लासिकल क्यों कहते हैं और फोक क्या होता है। क्लासिकल थिएटर, फोक थिएटर, क्लासिकल डांस, क्लासिकल, ठीक है, फोक डांस, ठीक है, और फिर क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक। जैसे क्लासिकल डांस में आप सब जानते होंगे भरतनाट्यम। अब जैसे फोक कहा जाए तो नागिन डांस आप सब जानते हैं, विवाह के अवसर पर प्रस्तुत किया जाने वाला एक विशेष, जिसमें अंग प्रत्यंग को, ठीक है, नाग और नागिन की तरीके से जो है, ठीक है, मतलब परिभाषित करना पड़े तो, है ना, अंग प्रत्यंग और मनोभाव को नियंत्रित तरीके से जो है तो डांस कहलाता है वो। नहीं, नागिन नहीं, मतलब सिंपल डांस की बात कर रहा हूँ। ये सब लास्ट वाली क्लास में ना मैं आपको, मतलब क्योंकि करंट से बहुत जुड़ जाता है वो। अभी जैसे आपने सुना होगा गरबा को विरासत सूची में शामिल किया गया, फोक डांस का एक हिस्सा है वो। तो कैसे उसको प्लान करते हैं वो, यहाँ पे बस हाँ उल्लेख मिलता है। मानव के साथ वैसे भी है, मानव खुश है तो थोड़ा बहुत उसमें उत्साह आ जाता है,
कुछ ऐसी आवाज हो तो अब जैसे अलग अलग तरह के आवाज शरीर के अलग अलग हिस्सों में कंपन पैदा करते हैं, ठीक है। जो बहुत ज्यादा बीट वाले होते हैं वो आपको थिरकने के लिए मजबूर, बीट बजना शुरू हो जाए हर सबके शरीर में कुछ ना कुछ हरकत होनी शुरू हो जाएगी, आप रोक नहीं पाएंगे उसे, जिस रूप में अपने भाव को अभिव्यक्त करें आप। कभी नोटिस करिएगा अलग अलग म्यूजिक, ठीक है, अलग अलग लेवल पे शरीर के मतलब अलग अलग जगहों पे स्पंदन पैदा करता है वो। कोई हमें, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना मोटी मोटी बातों को जानना है हमें समान अध्ययन में, उतना ही मैं एग्जाम के लिए कैसे आपको तैयार करना है वो सब भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो लास्ट में लेंगे उसे हम। बट जब हम लिखते हैं ना तो हॉलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, एक बार हम राइटिंग जब करते हैं हड़प्पाई संस्कृति के बारे में बताएं, तो हमें ध्यान रखना है इसमें से हम कितनी बातों को बता सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हड़प्पा जाना किसके लिए जाता है भाई? सबसे पहले तो नगर नियोजन के लिए। तो हम बताना शुरू करें तो सबसे पहले नगर नियोजन को ऑर्डर में ऊपर रख दें हम, मतलब वो सब भी थोड़ा सा अरेंजमेंट्स होता है। तो जैसे मैं कभी कभी कहता था मॉडर्न इंडिया में देखो श्रृंगार क्या होता है कि वो आप एक तरीके से सीख जाओगे। हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करते रहते हैं आपसे हम, क्योंकि मेन तो है बात को जानना समझना। कंटेंट आपको समझ में आ गया और आपको याद है तो आपको नौकरी मिलेगी। आप सब कुछ कर लीजिए, आप डायग्राम बना लीजिए, मैप बना लीजिए, काम करना तो डायग्राम बना रहे हैं, काम करना तो मैप बना रहे हैं। इसलिए मैं शुरू से कहता हूं कितना भी कोई फीडबैक है दिमाग से सबको वॉश करिए, कितनी बातें आपको याद है, प्रश्न समझ में आया कि नहीं, केवल 2 बातों पे टिके रहिए आप लोग। इस पे कॉन्फिडेंस जिस दिन आपको आ गया पूरी तरह से, सिलेबस का कोई भी हिस्सा में ध्यान है और मैं लिख सकता हूं या लिख सकती हूं, आप देखिए इंटरव्यू कॉल आने जा रहा है आपका। इस पे नहीं कॉन्फिडेंस कुछ भी कर लीजिए। इंट्रोडक्शन हमने बहुत अच्छा लिख दिया था, क्या फर्क पड़ता है? जो लिखना था वो लिखा कि नहीं लिखा ये इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन बहुत अच्छा दे दिया, वो सब बाद का पार्ट हो जाता है। मुझे लगता है कि अब आप लोग वहां हैं जहां से इस बात को एकदम ठीक से समझेंगे, मुख्य मांग और याद है कि नहीं, नोट्स और याद है कि नहीं। यस। तो अब कुछ कुछ बात अच्छा लगता है जब हम बात करते हैं, बट रोजमर्रा में आपको याद दिलाना होगा अपने आप को। हम धीरे धीरे फिर आप भूल जाएंगे, वो ध्यान में रखिएगा ना। थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आपको उद्देश्य से पता होगा। हम कभी भी घंटों में तो बिलीव करते ही नहीं कि पढ़ाई करनी चाहिए, हम तो आउटपुट में बिलीव करते हैं। 1 घंटा में 4 घंटे के बराबर आउटपुट आ सकता है और 4 घंटा में 1 घंटे के बराबर भी नहीं आता है। हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाने, मतलब संख्या क्या पता कितनी, अब कई हजार में पहुंच गए होंगे, है ना। तो मैं तो फीडबैक ही तो बच्चों से तो मिलता ही रहता है ना पिछले इतने सारे वर्षों में। आउटपुट, उद्देश्य क्लियर है, उत्साह से पढ़ने जा रहे हैं, आउटपुट आ गया हमारा, ठीक है। नहीं क्लियर है तो फिर हम चलिए। अब जैसे कहा जाए हड़प्पाई संस्कृति के बारे में बताएं, तो हमें इनमें से जो जो बातें पता होगी हम बता देंगे, हम अभी और पढ़ाने जा रहे हैं आपको। अब हमने बताया कि इतिहास की किताबों में संस्कृति के अंतर्गत इन चीजों को लेते हैं। क्यों लेते हैं ये भी हमने आपको बताया, क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं आज हमारे जीवन में इसे हम ठीक से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं इन चीजों को। हम हड़प्पा की राजनीति को हम नहीं समझ पाएंगे आज कहाँ है, हड़प्पाई समाज को भी हम बहुत नहीं महसूस कर पाएंगे। हम अर्थव्यवस्था की कुछ बेसिक चीजें, अनाज वगैरह चलो चला रहे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संस्कृति की चीजें ज्यादा करीब से जुड़ी होती हैं, तो किताबों में जो अलग किया गया है। बट अब संस्कृति क्या होता है? जीवन जीने का तरीका, वे ऑफ लाइफ। तो केवल वे ऑफ लाइफ यही थोड़ी होता है। संस्कृति में आपके समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति सब चले आते हैं। ठीक से समझ लीजिएगा आप, ये इसको फाइनल लॉक कर रहा हूं मैं अब, ठीक है ना। लॉक कर देंगे इसके बाद हम लोग, ठीक है, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा इसके बाद। तो कभी भी संस्कृति का मतलब क्या, जैसे कुछ हर चीज जो हमसे जुड़ा हुआ है मानव संस्कृति से, समाज भी हमारे ही बिहेवियर को, राजनीति भी हमारे ही सोच को, भागीदारी को रिफ्लेक्ट करता है, अर्थव्यवस्था में भी हमारा आखिर एक इकोनॉमिक कल्चर है, जैसे हम कहते हैं ना, उपभोक्तावादी संस्कृति है। इतना प्रमोट किया जाता है आज के डेट में कि आप चीजों को खरीदें खरीदें खरीदें, आपको पता ही नहीं चलता है कि कौन गाइड कर रहा है हमें। ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हो गई देखते देखते, एक जमाना ऐसा आया कि अब, ठीक है, तो उपभोक्तावादी संस्कृति कहते हैं हम।
ठीक है, पूंजीवादी संस्कृति मतलब कोई भी काम मुनाफे के लिए करना, मतलब बेसिकली संस्कृत व्यवहार हो गया। संस्कृति का मतलब किसी भी क्षेत्र में हमारी सोच व्यवहार को रिफ्लेक्ट करने वाली बात है। संस्कृति क्या हुआ? सोच व्यवहार को अभिव्यक्त करने वाले पहलू। ठीक, सोच और व्यवहार को छू सकते हैं क्या हम? देख सकते हैं क्या हम? अमूर्त हो गया। मूर्त जिसे हम छू सकते हैं, है ना। तो सोच व्यवहार को अभिव्यक्त करने वाली बात है। संस्कृति क्या हुआ? जीवन जीने का तरीका। अब ये बेस लाइन, जैसे हमने कला कहा सृजन, आप इस बेस लाइन को पकड़े रहिए, धीरे धीरे थॉट्स आपके डेवलप होते चले जाएंगे अपने आप। बेस लाइन को मत छोड़िएगा, क्योंकि हर जगह काफी सारी चीजों को अध्ययन करने के बाद फिर मैं कंक्लूजन पे आता हूं कि कैसे कोई बात रखी जाए जो धीरे धीरे बिल्ड होगा। राधा कृष्णन ने ये कहा, नेहरू जी ने ये कहा, कहते रहेंगे हम, पढ़ते रहेंगे क्या हम? किसी से कांट ने ये कहा संस्कृति के बारे में, हेगल ने ये कहा, तो क्या करें हम? क्या समझें, ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, किसी ने कहा तो कहा, अच्छी बात है, उनका सम्मान है जिसने कहा जो कहा। हर जगह इसी थ्योरी को, क्योंकि जिस चीजों को आप समझेंगे ना वो आपके साथ जाएगा, उसको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डालेंगे। क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग की हमेशा जरूरत पड़ती है। अब जब हिस्ट्री में आपको राइटिंग करने के, हड़प्पाई संस्कृति के बारे में बताएं, तो आप पहले ये बता लीजिए, उसके बाद जब चूंकि बहुत ज्यादा मसाला है इसमें लिखने के लिए, तो कोशिश करिए कि एक पैराग्राफ में समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति का भी 2-3 लाइन में जिक्र। ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि इतने पॉइंट्स हैं कि आपको 60% से ऊपर ही नंबर आने हैं। ठीक है, लेकिन लिखना गलत नहीं होता, लेकिन प्रायोरिटी में वो बाद में आएगा। किताबों को जो लेखक जो महत्व देते, थोड़ा उस सबको भी फॉलो करते हैं हम लोग। ठीक, अब आपसे किसी भी काल का संस्कृति पूछा गया, सपोज दैट कोई भी काल, जैसे भी आगे पढ़े वैदिक कालीन संस्कृति को बताएं, पहले से इसमें से कितना मसाला है हमारे पास, फिर समाज, अर्थव्यवस्था, फिर राजनीति। ठीक है, क्लियर सभी को ना? तो संस्कृति हो गया सोच, व्यवहार, जीवन जीने का तरीका। अब हम हैं, हमारी आर्थिक सोच है, हमारी समाज को लेकर के नजरिया है हमारा, राजनीति को लेकर नजरिया है हमारा, धर्म को लेकर हम, हमारा ही तो, मानव का ही तो है। क्लियर सभी को? तो अब एक महत्वपूर्ण बात है ये, है ना। अब हर बात को एग्जाम से भी ज्यादा मैं रिलेट करता रहता हूं, एग्जाम में कैसे आप फ्रेम करेंगे उसको। ठीक, तो ये एग्जाम में हम इसको ऐसे यूज करेंगे। क्यों जरूरी है? प्रारंभिक परीक्षा में जैसे हमने बताया, मान लो एंशिएंट हिस्ट्री से अभी जैसे 7 सवाल पूछे गए, जहां तक मुझे ध्यान है 4 सवाल केवल इससे पूछे गए, इस साल भी और पिछले साल भी। पहले लगभग 3 सवाल होते थे और तीनों के तीनों इसी से पूछे जाते थे पीटी में, जबकि पीटी में कहीं नहीं लिखा हुआ कि हम संस्कृति पूछेंगे। पीटी में तो लिखा हुआ भारत का इतिहास पूछेंगे हम। अब थोड़े राजनीति से भी, अर्थव्यवस्था से भी, समाज से भी पीटी में सवाल आने लग गए। ठीक, मुख्य परीक्षा में तो साफ ही साफ लिखा हुआ कि हम इसी से पूछेंगे। इसको डबल जानना इसलिए जरूरी था हमारे लिए कि जब हम किसी भी काल को पढ़ रहे हैं तो उस काल की संस्कृति पीटी या मेंस दोनों के हिसाब से सबसे ज्यादा महत्व क्यों महत्व रखती है, ये भी हमने बता दिया। इसको हम महसूस देख सकते हैं, आज हम, हमारे जीवन में है बहुत सारी चीजें। तो यूपीएससी का कोशिश ये होता है ना कि अप्लाइड तरह की चीजों को, जिसको आप देखें, ऑब्जर्व करें, अखबारों में भी देख लें, चलते फिरते ऑब्जर्व। यूपीएससी के प्रश्नों में इन सब चीजों को ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इसलिए वो सिलेबस में उस तरह से नहीं भी लिखा हुआ, तब भी वो क्वेश्चंस में उसको इंपॉर्टेंस देती है। क्लियर ना सभी को? अब जैसे आपसे पूछेगा हड़प्पाई कला के बारे में बताएं, अभी पूरा नहीं कंप्लीट किया हमने, बट अब मैं बात कर ही ले रहा हूं। ठीक है, तो कला में क्या बताएंगे आप? समझ में आ रही है बात सभी को? हड़प्पाई कला की बात कर लेंगे हम। अब थोड़ा जैसे क्या होता है कि बहुत ज्यादा एग्जामिनर को मन करेगा थोड़ा ऐसे मस्ती करने का, बोलेगा भौतिक अवशेषों के आधार पर, ठीक है,
हड़प्पाई समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में संक्षेप में बताएं। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं भौतिक अवशेषों के आधार पर ही पढ़ रहे हैं। आपको लगेगा संस्कृति का सवाल था, फिर ये समाज और राजनीति कैसे पूछ दिया? भौतिक अवशेष अपने आप में संस्कृति का कोर है। संस्कृति में सब आ जाता है। संस्कृति के जितने किताब और नोट्स देखेंगे ना, वो इसी पे केंद्रित है, इसके बाहर गया ही नहीं है। यूपीएससी का सवाल 2012-13 से इसके बाहर जा रहा है, बट किताबें वहीं के वहीं, नोट्स वहीं के वहीं टिके हुए हैं। जब सवाल आता है तो नोट्स और किताब में एक आधा चैप्टर ऐड कर दिया जाता है, ताकि अगली बार जब आप खरीदो तो आपको महसूस हो कि यहीं से आया है। मैं जानता हूं सारा खेल, ये जो गरवर झाला है, ठीक है, हमेशा बिलीव करते हैं कि आपको चुनौती यदि नहीं मिली तो तैयारी किस बात की नहीं होने वाली, आप संघर्ष करना ही पड़ेगा आपको। मेरे लिए भी बहुत छोटी सी बात है, प्रारंभिक परीक्षा के सारे सवालों का आंसर मैं अपने क्लास नोट्स में बस क्या करना है, 5-5 इंफॉर्मेशन बढ़ाने ऐड हो जाएंगे। बट जो आ रहा है सो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है, हाँ जरूर कुछ जानकारी मैं बढ़ाता रहता हूं। जैसे हमने देखा कि भाई हड़प्पा पे सवालों की फ्रिक्वेंसी है, पूर्व मध्यकाल पे सवाल बढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन फेज में सवाल बढ़ रहे हैं, वहां इंफॉर्मेशन मैं बढ़ा रहा हूँ। विजयनगर पे सवाल, इंफॉर्मेशन बढ़ा रहा हूँ। एक छोटा सा हैंडआउट्स आपको मिलेगा मेडिवल इंडिया में, इस बार उसको काफी बड़ा कर दिया है। अब पीछे 7 सालों से मैं वही हैंडआउट्स दे रहा था। 3 बार से विजयनगर पे एक एक सवाल केवल 1.5 पेज के हैंडआउट से आ जा रहे थे पीटी में। मुझे लगा नहीं, अब ये दायरा अब 6-7 पेज करना पड़ेगा। इस बार से शुरू किया, हम पहले बार से हमने चेंज किया उसको। जब क्वेश्चन आ रहा है तो अब थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, बढ़ाना चाहिए हमें जानकारी। तो उसकी ट्रेंड देखने के बाद लगता है कि नहीं थोड़ा बढ़ा लो इसमें। हड़प्पा में भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बढ़ाने शुरू कर दिए हमने, जैसे अर्थव्यवस्था में कुछ ऐड कर लिया, बुद्ध में इन्फॉर्मेशन बढ़ाने शुरू कर दिया हमने कहीं कहीं, जहां जहां मुझे लगता है कि, क्योंकि जब है तो कब तक चलेगा वो, कुछ ना कुछ तो चीजें और, या क्या चल रहा है आजकल उसको देखो जरा। तो थोड़ा सा ऐसी बुद्धि लगानी पड़ती है तैयारी में, वरना 1.5 पेज का हैंडआउट है, 7 साल से लोड कर रहे हैं उसको हम लोग अपने आप के उस पर। बजरंग ने टेस्ट शेयर किया था कल। ऐसे ही अपने पुराने स्टूडेंट्स हैं जतिन, उनका फिर इंटरव्यू देना है, IRS उनको मिला इनकम टैक्स में। कल भी वो मुझसे जब मॉक उनका ले रहा था, ऐसी बातचीत में कर रहा था उनसे, कल भी यही कह रहे थे कि सर वो जो छोटा वाला है सर उसको कैसे शेयर करें हम। तो हमने भी यही कहा कि शायद आप कर सकते हैं आप, सर मुझे उसकी हार्ड कॉपी दे दीजिए, मुझे शेयर करना है बच्चों को। तो जब कभी बनाए, हिस्ट्री तो स्टैटिक विषय है, प्लान करके बना दिया हमने। सर वो बहुत फायदेमंद है, कुछ क्वेश्चन उससे आप फिर आते हैं कि नहीं आते हैं मुझे नहीं पता, उस टॉपिक की महत्वपूर्ण बातों को हमने जमा कर दिया। उसके बियॉन्ड आएंगे दूसरा कोई थोड़ी सॉल्व करेगा, परेशान तो तभी तो मैं समझाता रहता हूँ कि हम एक उस पर चल रहे हैं, बट उसके साथ साथ मेंस की एक बड़ी पिक्चर को भी पकड़ रहे हैं हम लोग। हिस्ट्री के बारे में ऐसे देखा जाए कहाँ, मतलब इंफॉर्मेशन तो मेरे मुंह से हमेशा आता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि को हम नहीं बता सकते क्या उनकी क्षमता है, ना उनकी कहानियों के बारे में हम बता सकते हैं, ना ईश्वर के बारे में, ब्रह्म के बारे में जिसको, ठीक है। तो फिर आखिर यूपीएससी कैसे सेंस लगाती है? तो जब यूपीएससी के विजन को जैसे लगातार एनालाइज करके पकड़ा, क्या करती है वो 20 साल 30 साल 40 साल महीनों एनालिसिस के बाद समझ में आई, यूपीएससी हमेशा स्कोप देती है। कोई भी मैं चाह जाऊं आप कुछ नहीं बना पाएंगे, आपको 2-4 किताब मैं ऐसे दे दूं आप मुझसे पूछिए मैं नहीं बता पाऊंगा, घटनाओं का कोई अंत नहीं होता है। तो अपेक्षा हमसे क्या है? एक IAS, हमें समाज की समझ, संस्कृति की समझ। कल सांस्कृतिक संरक्षण भी आपकी जिम्मेवारी होगी, उन मूल्यों को बचाए रखना जो है जिसके कारण हम आज हैं। परिवार प्रथा यूनिक है दुनिया में, जिस तरह की बॉन्डिंग है हमारे यहाँ, वो धीरे धीरे टूट रहा है यूरोप के प्रभाव में। यूनिक रहा है और ये हजारों साल से है, बट महिलाओं की जो जीवन, मतलब जो जीवन रहा है वो भी बहुत, आज के हिसाब से तो मानवीय नहीं कह सकते उसको हम। समाज में एक बड़ा वर्ग जो रहा है तो वो भी हमारे समाज के साथ चलता रहा है, वो टूटे वो बदले तो बहुत अच्छी बात है, भेदभाव छुआछूत जैसी चीजें। पर जो हमें बांध कर रखता हो तो यही है कि कैसे मूल्यों को हम, तो अपने आप देखो ये सब ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत रास्ता पकड़ना होता है, अपने आप डेवलप होता जाएगा। बस एक लाइन पकड़ा देना होता है हम लोगों को, ये लाइन है। आप पढ़ते जाएंगे भी, क्लास के अंदर भी थॉट्स आपके विकसित होते जाएंगे, समाज को ऑब्जर्व करेंगे, अखबारों को पढ़ेंगे, अपने आप थॉट्स धीरे धीरे बिल्ड।
जिसको हम कहते हैं परिपक्वता, समझ बननी शुरू हो जाती है। अपने आप बनेंगे वो, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम आज ही सब कुछ बातें बैठ जानी है एकदम ध्यान में। तो संस्कृति, कला, ये दो बहुत हिट फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। साहित्य भी बहुत फेवरेट चल रहा है, बट किताबें बहुत हैं स्टिल, उसकी भी सूची बहुत लंबी कर दी है इस बार। हैंडआउट्स आपको मिलेगा, जितना मैं कराता हूँ क्लास के अंदर ऑलमोस्ट उसमें 25-30% का इजाफा कर दिया है। पहले बैच से शुरू कर दिया हमने, अब फर्स्ट बैच है, फिर अब आप लोग ऐसे करके हर बैच में अब, क्योंकि हर एक साल साहित्य से 1 या 1.5 सवाल आ जा रहे हैं। रेंज में आते हैं एक साल, तो अगले साल रेंज के बाहर चला जा रहा है, रेंज में आ रहा है फिर बाहर जा रहा है। तो हमें लगा कि 30-40 किताबों को बढ़ा लेते हैं, यदि आ गया, क्योंकि 2-2 नंबर बटोरना बड़ी बात होती है, वहां निकाल लेना अपने पक्ष में बड़ी बात होती है एग्जाम में। तो कई जगहों पे हमने उसको देखते हुए थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमने ऐड ऑन कर दी है अलग से, ठीक है कि नहीं? कोई बात नहीं, जिन बच्चों को देते हैं किसी में कैपेसिटी होगी, चलेंगे हम उसी तरीके से, हम कैपेसिटी होगी तो थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच करेगा, प्रतियोगिता है, आदर्श स्थिति तो होनी नहीं कभी भी, मेहनत तो करना ही है, ठीक है? तो ऐसे करके कई जगह हमने इन्फॉर्मेशन की, आ ही रहा है सवाल, बढ़ा लेते हैं, क्या पता हमारे जोन में आ गया 2 नंबर में मिल जाएंगे। एक बार हो जाता है, एक बार नहीं होता है, एक बार हो जाता है, 4-5 बार से यही चल रहा है, क्लास नोट्स एक बार हो रहा है, अगली बार। पर जो नहीं हो रहा है वो टफ है, क्योंकि मैं भी इंफॉर्मेशन भी, मैं केवल ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ाता हूं आपको, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो। मैं जो पढ़ाता हूं नोट और ब्रैकेट वगैरह में इतने इंफॉर्मेशन है ना कि उसकी चार्ट बनाओगे तो आपको लगेगा इतनी इंफॉर्मेशन है। मैं पता नहीं चलने देता हूं साइकोलॉजिकली आपको कि इंफॉर्मेशन कितने जा रहे हैं, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा आप, इन्फॉर्मेशन बहुत जाते हैं आपके क्लास में। मॉडर्न इंडिया में कईयों को शुरू शुरू में लगता था तो पीटी के लिए कुछ और करना पड़ेगा, पर हर बार कहता हूं उन बच्चों से, तुम क्या और करोगे मुझे भी बताना, मैं बाकी बच्चों को बताऊं। अभी वो एग्जाम में गए नहीं तो उन्हें पता नहीं है अभी, ठीक है? पूरे विषय को भी ठीक से पढ़ा नहीं है ना अभी, सब सब पढ़ने के बाद कितना याद रहता तब तो पता चले और क्या करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन हॉल में एक बार ठीक से बैठ ले तो सब समझ में आ जाएगा क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा और कि और कम करें, हम नहीं हो पा रहा है हमसे, ठीक है? तो इसलिए आपसे कम्युनिकेट करता रहता हूं, तो अनुभव से सीख लीजिए या गलती करके सीखिएगा। बार बार गलती करेंगे तो मूर्खता कहलाएगी, एक आधा बार कर सकते हैं हम। जब आप एग्जाम देंगे तब समझ में आएगा आपको और करने की जरूरत है क्या, ठीक है ना? तो क्लास के शुरू शुरू में सुबह ठंड लगती रहती तो कुछ इस तरह की बातें कर लेता हूं मैं आपसे, है ना? काम की बात है, ठीक है? राइटिंग वाइटिंग के बाद थोड़ा फ्रेश माइंड से ही हो, एंड में प्राय छोड़ ही देता हूं मैं, मतलब फर्स्ट सेशन में ही हमेशा राइटिंग की बात करता हूं, सेकंड सेशन में नहीं करता हूं, कभी भी नोटिस करिएगा आप। 1.5-2 घंटा पढ़ाने के बाद मैं छोड़ देता हूं कि नहीं अभी अब काफ़ी जानकारी चली गई है, कम बात करता हूं मैं सेकंड सेशन में, ब्रेक के बाद। पहले सेशन में हमेशा राइटिंग की बात करता हूं कुछ ना कुछ। इतना नोटिस नहीं कर पाएंगे आप, वो चलता रहता है, मतलब मेरे प्लान में, है ना? हड़प्पा जाना जाता है अपने अब नगर नियोजन के लिए। संस्कृति और कला की बात हो गई आपसे, कभी भी अब क्वेश्चंस के थ्रू भी अब इसको अब देख सकते हैं आप आराम से, अब आप राइटिंग के थ्रू भी अब, है ना? ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, हर टॉपिक में काम आना है आपको। नगर नियोजन 2 मिनट में समझ लीजिए, फिर 8-10 पॉइंट में लिखवा देता हूं आपको। देखो, जब हम टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, अपने बच्चों को दिख तो रहा होगा ना? नहीं आप नहीं, ऑनलाइन, हाँ मैं दिख रहा हूँ कि नहीं? ठीक है, ब्लैक दिख रहा था उसमें, तो जैसा हूं वैसे ही तो दिखूंगा मैं ठीक है। टाउन प्लानिंग, हड़प्पा की जो सबसे ज्यादा खूबसूरती है, सबसे ज्यादा चर्चा होती है इसकी टाउन प्लानिंग को लेकर। मान लो हड़प्पा के बहुत सारे शहर है, सपोज दैट एकदम से ऐसा नहीं कि यही आदर्श ऐसे ही बसता था पूरा शहर। मान लो ये 5-4 वर्ग किलोमीटर का पूरा एरिया है, एक पूरा एरिया हो गया 4-5 वर्ग किलोमीटर का, ठीक है? 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कम नहीं होता है, मतलब उस दौर के हिसाब से, ठीक है?
तो पूरा एरिया हो गया। तो उसमें क्या हम देखते हैं कि पश्चिम की तरफ थोड़ी ऊंचाई पर बड़ी बड़ी इमारतें मिलेंगी। इसका क्षेत्रफल कम होगा, विशाल इमारतें मिलेंगी और ये सब ऊंचाई पे बने हुए होंगे। प्रायः चारों तरफ किलेबंदी होगी इसकी। पूर्व की तरफ देखोगे क्षेत्रफल ज्यादा होगा, अधिक से अधिक एरिया पे होगा। और यहां पर भी योजनाबद्ध तरीके से मकान मिलेंगे, नियोजित मकान मिलेंगे। ठीक है, यहां भी योजनाबद्ध तरीके से मकान मिलेंगे आपको। लगभग इस तरह की विशेषता हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावली, ठीक है, राखी गढ़ी, मतलब कई स्थलों पे, इवन धौलावीरा, थोड़े बहुत अंतर भी होते हैं। एकदम से 100% यूनिफॉर्मिटी नहीं है, डिफरेंसेस भी हैं। लेकिन पक्की ईंटों का योजनाबद्ध तरीके से मकान है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, सड़कें हैं, नालियां हैं, ये कॉमन फीचर सभी शहरों में पाए जाते हैं। और जो चीज़ें उस दौर की हैं, ठीक है, जो चीज़ें उस दौर की हैं, मतलब हम बात करें उसके आधार पर देखा गया सब समकालीन है, समकक्ष है। तो इतना बेहतरीन तरीके से नियोजन तो कुछ एक शहरों को छोड़ दे हिंदुस्तान में तो आज भी नहीं दिखेगा आपको पुराने शहर में। ठीक है, ये सोच कैसे डेवलप हुई होगी, है ना, ये सब तो जानने का कोई जरिया है नहीं, बट साक्ष्यों के आधार पर नियोजन की इन सब विशेषताओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कुछ अंतर भी है, वो साथ साथ में लिखाता जाऊंगा, ऑब्जेक्टिव में काम आ जाता है वो। तो लिखें आप नगर नियोजन के बारे में जरा पहला पॉइंट। लिखें आप कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में नगर नियोजन की गिनती होती है। महत्वपूर्ण विशेषताओं में नगर नियोजन की गिनती होती है। लिखें हड़प्पाई नगरों की तुलना, इसी में लिखेंगे हड़प्पाई नगरों की तुलना आज के नगरों से की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें प्रायः हड़प्पाई नगर, नेक्स्ट पॉइंट लिखें प्रायः हड़प्पाई नगर दो भागों में विभाजित थे। देखिए पश्चिमी एवं पूर्वी, देखिए पश्चिमी भाग को विद्वानों ने दुर्ग कहा है, नगर दुर्ग। पश्चिमी भाग को विद्वानों ने नगर दुर्ग कहा है, जो इतिहासकार वगैरह सब दुर्ग कहते हैं। और पूर्वी भाग को लोअर, निचला शहर। ठीक, नगर दुर्ग कहा है और पूर्वी भाग को निचला शहर, लोअर टाउन। ठीक है, यहां लिखें आप नोट करके कि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है।
उत्तरी, मध्य एवं दक्षिणी, ठीक है, उत्तरी, मध्य एवं दक्षिणी, है ना। अब जैसे एक अपवाद हो गया, मान लीजिए आप उत्तर में शहर मिलेंगे, दुर्ग मिलेंगे आपको, फिर मध्य होगा हिस्सा, फिर लोअर टाउन हो गया इसका, है ना, नॉर्थ, मिडिल और साउथ, है ना। अब जैसे एक अपवाद हो गया आपका, दो भागों में शहरों का विभाजन प्रायः, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, जिसको भी देखेंगे आप, कालीबंगा, सब शहर दो भागों में से बटा हुआ है। अगला पॉइंट लिखें, पश्चिमी भाग, अगला पॉइंट लिखें, हाँ, पश्चिमी भाग या नगर दुर्ग अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित होते थे। ऊंचाई पर स्थित होते थे। देखें, इसका क्षेत्रफल भी कम था, क्षेत्रफल भी कम था, और यहां से बड़ी बड़ी इमारतों के साक्ष्य मिलते हैं। इमारतों के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, कौमा, सभा भवन, सभा भवन, कौमा, अन्नागार के साक्ष्य इत्यादि। ठीक है, आगे लिखें आप, जैसे इसमें हमने तीन बातें बताई, ऊंचाई पर स्थित है, क्षेत्रफल इसका कम है, और यहाँ बड़े बड़े मकान आपको दिखेंगे, भवन दिखेंगे आपको। जैसे मोहनजोदड़ो के उत्खनन में क्या देखते हैं, वहाँ एक स्नानागार बहुत फेमस है वो, इसलिए वो नाम लिया हमने। एक कुंड सा बना हुआ है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उसमें उतरने के लिए, पास में कुआं है, उससे उसमें पानी डाला जाता होगा, ठीक है, और आसपास कमरे भी बने हुए हैं। माना गया है ऐसा कि भाई कोई विशेष रिचुअल्स में, या राज परिवार के लोग या जो भी शासक वर्ग के लोग, उसमें विशेष दौर में कुछ स्नान वगैरह का रिचुअल्स होता होगा। इस तरह के कुंड बहुत मिल जाएंगे भारत में स्नान के लिए, ठीक है, स्नानागार जैसे है। अन्नागार है, बड़े बड़े अनाज रखने का कोठार, ग्रेनरी। अब अन्नागार है तो उसको देख करके जैसे बहुत सारे अनुमान लगाए जाते हैं। आर एस शर्मा कहते हैं कि भाई में भी अनाज के रूप में हो सकता है कुछ रेवेन्यू कलेक्शन इसमें रखा जाता हो सकता है यहाँ पे अनाज खूब जमा संकट के दौर के लिए रखा जाता हो, बाढ़ वगैरह आते थे, ठीक है, या और भी कोई मकसद हो सकता है। तो ऐसे अन्नागार हड़प्पा में भी हैं, लोथल में भी हैं। ये खास फीचर है हड़प्पाई सभ्यता का। और एक बड़ा सा हॉल जैसा मिल रहा है, जिसे सभा भवन कहा गया है, असेंबली हॉल कहा गया है। हो सकता है वहाँ कुछ विशेष तरह की मतलब फंक्शन होता हो, या लोग मिलते जुलते हों, शासक वर्ग के लोग, किसी मुद्दे पे विचार विमर्श होता हो। सब टूटी फूटी अवस्था में, बट देख करके अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा कुछ रहा होगा। ऐसे ही हड़प्पा का दुर्ग हो गया, लोथल का दुर्ग हो गया, कालीबंगा का दुर्ग हो गया, हर जगह के दुर्ग से आपको कुछ ना कुछ विशेषताएं इस तरह की आपको दिखेंगी। ये तीनों बहुत फेमस है, इसलिए हमने मोहनजोदड़ो और इस तीनों का नाम लिखाया। स्नानागार का डिस्क्रिप्शन अन्नागार का हर जगह मिलता है, किताब में, छठी किताब में भी है, आर्य शर्मा वाली किताब में भी है, एनसीईआरटी में है ना, हर जगह मिलता है, उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको जब आप पढ़ेंगे तो। अगला पॉइंट लिखें, पश्चिमी भाग की
पक्की ईंटों से किलेबंदी भी की जाती थी। देखिए, धौलावीरा में पत्थरों से किलेबंदी की गई है। धौलावीरा में पत्थरों से किलेबंदी की गई है। ठीक है, कहीं कहीं जैसे कोटदीजी है, अब वहां किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते, पाकिस्तान में एक जगह है ना, तो हमें उतना स्पेसिफिक नहीं होना है ना। किलेबंदी पश्चिमी भाग की पक्की ईंटों से। और अब देखो ना, कई हजारों साल के बाद भी वो ईंटों की दीवार वैसे ही है। तमाम प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के बाद भी, तो देख करके अनुमान आश्चर्य लगता है कि भाई कैसे, यहां तो मकान जब बनता तो उसकी लाइफ तय होती 100 साल से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, वहां हजारों साल की बात हो रही है ना। अगला पॉइंट लिखें, पश्चिमी भाग की बसावट और विशेषताओं को देखते हुए, पश्चिमी भाग की बसावट और विशेषताओं को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है पश्चिमी भाग की विशेषताओं को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यहां शासक वर्ग के लोग रहते होंगे, लेकिन आज भी शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्ति के लिए आज भी शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्ति के लिए शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्ति के लिए इस प्रकार की आवासीय संरचना, इस प्रकार की आवासीय संरचना, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा घेरा इत्यादि देख सकते हैं। ठीक है, तो पश्चिम भाग के बारे में हमने 1 2 3 ऐसे करके हमने बात कर ली। अगला पॉइंट लिखें, लिखें नगर का पूर्वी भाग नगर के पूर्वी भाग को निचला शहर भी कहते हैं। मतलब यहाँ बेसिकली बात था, अपेक्षाकृत नीचे वाले हिस्से पे स्थित होता था ये, तुलनात्मक रूप से। निचला शहर तो कह रहे हैं, पहले भी लिखाई दिया मैंने आपको। लिखें, कहते हैं इसका क्षेत्रफल अधिक था, और यह क्षेत्र भी अपने नियोजन के लिए जाना जाता है। अगला पॉइंट लिखें, इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में एक रूप मकानों के साक्ष्य मिलते हैं, यूनिफॉर्म। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में एक रूप मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य मिलते हैं जैसे एक मंजिला, जैसे एक मंजिला या 2 मंजिला मकान,
2 मंजिला मकान, कौमा आंगन, कौमा आंगन के चारों तरफ कमरे, कौमा रसोई घर, कमरे, कौमा रसोई घर, फिर लिखेंगे इसी में कौमा देकर के नालियां, खिड़की इत्यादि। इसी में लिखें घरों का दरवाजा गलियों की तरफ खुलता था, बैकडोर एंट्री थी आज की भाषा में। घरों का दरवाजा गलियों की तरफ खुलता था, ठीक है। घरों का दरवाजा गलियों की तरफ खुलता था, मतलब ये कॉमन फीचर आपको प्राय हर जगह दिखेगा आपको, हड़प्पाई मकान में देखोगे आप, है ना। तो ये खास बात है इस मकान की। अगला पॉइंट लिखें, देखिए प्रत्येक घरों में नालियां होती थी, और ये मुख्य नाले में मिलती थी। देखिए नालों में मेन होल बने होते थे, नालों में साफ सफाई के लिए मेन होल बने होते थे, नालों में साफ सफाई के लिए मेन होल बने होते थे। बने होते थे और इसे पत्थरों से ढक कर रखा जाता था। और इसे पत्थरों से ढक कर रखा जाता था। देखें हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था, इसी में लिखेंगे आप, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था समकालीन सभ्यताओं समकालीन सभ्यताओं की तुलना में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, ये एक खास फीचर हो गया निचले शहर का, जल निकासी व्यवस्था। अगला पॉइंट लिखें, हड़प्पाई सड़कों का निर्माण भी, हड़प्पाई सड़कों का निर्माण भी योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। सड़कों का निर्माण भी योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। इसे में लिखें आप, सड़कें एक दूसरे को समान